हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रोडक्शन फंक्शन के कॉन्टेक्स्ट में रिटर्न टू स्केल पढ़ेंगे। रिटर्न टू स्केल क्या है? दो चीज होता है, एक लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और एक होता है रिटर्न टू स्केल। तो रिटर्न लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो है वो शॉर्ट रन में एप्लीकेबल होता है, उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हम रिटर्न टू स्केल पढ़ेंगे जो कि लॉन्ग रन में एप्लीकेबल होता है। हम जानते हैं कि लॉन्ग रन एक ऐसा समय होता है वेयर ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल। जितने भी फैक्टर्स हैं वो वेरिएबल होते हैं, मतलब सबको हम बदल सकते हैं। शॉर्ट रन में क्या होता है, बिल्डिंग को नहीं बदल सकते, मशीन को नहीं बदल सकते, लेकिन लॉन्ग रन में सारी चीज वेरिएबल हो जाता है। और लॉन्ग रन में आउटपुट को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं और स्केल ऑफ प्रोडक्शन को भी हम बढ़ा सकते हैं। मतलब जिस स्केल पे पहले प्रोडक्शन हो रहा था शॉर्ट रन में, जहाँ लिमिटेशन था, लॉन्ग रन में ये लिमिटेशन खत्म हो जाता है और हम स्केल ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं? सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज करके। तो रिटर्न का मतलब क्या हुआ कि जब हम इनपुट लगाते हैं तो हमको आउटपुट क्या मिलता है। तो फिजिकल इनपुट जब हम लगाते हैं प्रोडक्शन में तो हमें आउटपुट क्या मिलता है। तो ये कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन हुआ। प्रोडक्शन फंक्शन में इनपुट और आउटपुट का रिलेशन होता है। तो स्केल में यहाँ क्या है, स्केल ऑफ ऑपरेशन, मतलब किस स्केल पे ऑपरेशन हो रहा है, क्या क्वांटम ऑफ इनपुट्स को हम लगा रहे हैं, कितना इनपुट लगा रहे हैं, किस लेवल पे प्रोडक्शन कर रहे हैं ये, और उस प्रोडक्शन का क्या हमें रिटर्न मिल रहा है, इस लॉ का स्टेटमेंट। सो आज मेरा टॉपिक है रिटर्न टू स्केल। ये लॉन्ग रन फेनोमेना है, ये लॉन्ग रन में लागू होता है। Phenomena in the context of production function। इसमें सारे फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं। अब इस लॉ का स्टेटमेंट, इस लॉ को स्टेटमेंट ये है कि जब सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज किए जाते हैं सेम प्रोपोर्शन में तो आउटपुट भी इंक्रीज करता है। लेकिन जब सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये लॉ बताता है कि ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर चेंज्ड या इंक्रीज्ड, ठीक है। जब इंक्रीज किया जाता है तो प्रोडक्शन क्या होता है, पहले जितना इनपुट इंक्रीज किया जाता है उससे ज्यादा रेट में इंक्रीज होता है, उसके बाद फिर कांस्टेंट रेट में इंक्रीज होता है, उसके बाद वो डिक्रीजिंग रेट में हो जाता है। तो पहले इंक्रीजिंग में आता है, इंक्रीजिंग स्टेट, फिर कांस्टेंट, फिर डिक्रीजिंग। इसको हम तीनों स्टेज को हम देखेंगे और इसके कारण को जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों ये स्टेजेस आते हैं। तो ये जो है रिटर्न टू स्केल के 3 स्टेज है। अभी हमने बोला कि 3 स्टेज हैं, तो पहला स्टेज को हम कहते हैं, 3 स्टेज हैं। पहला इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, स्टेजेस हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, जिसे हम IRS भी कहते हैं। दूसरा है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, दूसरा है पहला इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, दूसरा है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। इसे हम CRS कहते हैं। और तीसरा है डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। इसे हम एक एक करके देखेंगे। डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, इसे DRS कहते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि IRS या इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल क्या है, ये क्या होता है। ये तब इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल तब मतलब होता है या तब it occurs when output increases more than the proportional increase in input। इसका क्या मतलब हुआ कि जितना इनपुट हम बढ़ाए
उसके प्रोपोर्शन में, उसके अनुपात में आउटपुट ज्यादा बढ़ रहा है, तो इसे हम इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल कहते हैं। सपोज इसका हम एक उदाहरण से समझते हैं कि अगर हम लेबर और कैपिटल दो ही इनपुट से काम कर रहे हैं और दोनों को हम 20% बढ़ा दिए, ठीक है, तो दोनों इनपुट 20% बढ़ गया, तो आउटपुट अगर 20% से ज्यादा बढ़ता है तो इसे हम क्या कहेंगे, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल जो है वो हमें क्या बता, एक तरफ तो इंक्रीजिंग रिटर्न का मतलब क्या हुआ, हम 20% इंक्रीज कर रहे हैं लेबर एंड कैपिटल और हमें मोर देन 20% रिटर्न प्राप्त हो रहा है, मोर देन 20%। तो इसका मतलब हुआ इंक्रीजिंग रिटर्न इज इन फैक्ट इट इज डिक्रीजिंग कॉस्ट, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा कम हो रहा है और रिटर्न ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो ये क्यों होता है ऐसा, इसके कारण को हम जानेंगे। इंक्रीजिंग रिटर्न के ऑपरेट होने के क्या कारण हैं, कॉजेज ऑफ IRS, मैंने शॉर्ट में लिख दिया इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। तो पहला है इंडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर्स, उसको भी हम एक एक करके समझेंगे। इंडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर्स, दूसरा है डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन, labor and specialization, and third one is economies to scale। ये तीन वजहें होती हैं जिसकी वजह से हम जितना इनपुट बढ़ाते हैं उससे ज्यादा आउटपुट होता है। तो अब पहला कारण हम देखेंगे मेन रीजंस ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। इसमें पहला है कि इंडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर्स और इकोनॉमीज टू स्केल जो है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम बता रहे हैं आपको, या पहले इकोनॉमीज को देखते हैं। तो इकोनॉमीज दो तरह का होता है। पहले इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, इकोनॉमीज टू स्केल। इसमें क्या होता है कि जब फर्म को इकोनॉमीज टू स्केल मिलने लगता है तब उसका प्रोडक्शन बढ़ता है। इसका क्या मतलब है, इकोनॉमीज टू स्केल का मतलब है ये दो तरह का होता है। पहला इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। तो इंटरनल इकोनॉमी क्या होता है कि जब उसके पास मशीन होता है, जो भी कोई मशीन होता है उसका फुल यूटिलाइजेशन होता है। सपोज कीजिए कि कोई मशीन है जिसका बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी है, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ लेबर एंड कैपिटल वो पूरा मशीन पूरी तरह यूटिलाइज नहीं हो रहा है। तो जब हम उसका पूरा यूटिलाइजेशन करने लगते हैं लेबर और कैपिटल की मात्रा बढ़ाकर, तो हमें उससे जो वो ज्यादा प्रोडक्शन देने लगता है और मशीन पर जो खर्च किया गया है उसका हमको रिटर्न मिलने लगता है। तो इसे हम इंटरनल इकोनॉमीज कहते हैं। एक्सटर्नल इकोनॉमीज क्या होता है कि जब फर्म बढ़ता है, ठीक है, एक्सटर्नल जब फर्म का प्रोडक्शन बढ़ता है तो क्या करता है, वो बल्क में रॉ मटेरियल और बहुत सारा चीज जो इनपुट होता है वो बल्क में खरीदता है, ज्यादा मात्रा में खरीदता है। तो उसको रिबेट मिलने लगता है, कॉन्सेशंस मिलते हैं, टैक्स में हॉलीडे मिलने लगता है। ये सारी चीजें होती हैं जिससे हम बाहर से उसको हेल्प मिलता है जो उसके कॉस्ट को डिक्रीज करने में मदद करता है, जैसे रिबेट, कॉन्सेशन, सब्सिडी, टैक्स हॉलीडे, ये सारी चीजें। इकोनॉमीज ऑफ इंफॉर्मेशन मिलने लगता है और उसको बहुत सारे टेक्नोलॉजी का हेल्प मिलने लगता है। तो ये सारी चीजें एक्सटर्नल इकोनॉमीज होती हैं जो उसके उत्पादन को बढ़ाने में मदद करती हैं। अभी दो फैक्टर और हम डिस्कस कर लेंगे, तब कांस्टेंट रिटर्न पे जाएंगे। इसलिए अभी कांस्टेंट रिटर्न पे हम रुक के जाएंगे। तो पहले है, उसके बाद है इंडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर्स। जो मैंने पहले बताया कि जो भी कोई चीज है उसका पूरा फुल यूज नहीं हो रहा है, तो फुल यूज नहीं हो रहा है इसका मतलब है कि प्रोडक्शन
का जो ये है प्रोडक्शन कम लेवल पे हो रहा है, लेवल जो है प्रोडक्शन का वो कम लेवल पे हो रहा है, इसलिए जो भी हमारे पास मशीनरी है या बिल्डिंग है उसका फुल यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। तो जब हमारा प्रोडक्शन बढ़ता है तो हम जो फैक्टर्स इनडिविजिबल हैं, जिन्हें हम कम मात्रा में नहीं यूज कर सकते, जब भी कोई मशीन यूज करेंगे तो पूरा मशीन यूज करेंगे, चाहे उससे हम मान लीजिए उसकी कैपेसिटी 1000 यूनिट देने की और उससे हम 10 ही यूनिट ले रहे हैं, तो मशीन तो यूटिलाइज हो रहा है। तो जब हमारा प्रोडक्शन का लेवल बढ़ता है तो हम पूरा उसका 1000 यूनिट जब यूटिलाइज करने लगते हैं तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ता है, तो इसलिए भी इंक्रीजिंग रिटर्न आता है। और जब ज्यादा बड़े लेवल पे काम होने लगता है तो हम फिर डिवीजन ऑफ लेबर और स्पेशलाइजेशन करते हैं, जो जिस चीज में एक्सपर्ट है उसको वो काम देते हैं, तो जिससे वो काम ज्यादा अच्छा से होता है और आउटपुट भी बढ़ता है। तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल के ये सारे कारण हैं। अब हम आते हैं दूसरा पॉइंट जिसे कहते हैं हम कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। दूसरा है CRS या कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। जैसा नाम से लग रहा है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, इसका क्या मतलब हुआ कि जितना हम इनपुट लगाएंगे उतना हमको आउटपुट मिलेगा। अगर मान लीजिए कि हम इनपुट लेबर और कैपिटल ही मेरा इनपुट है, तो अगर हम इसको 30% इंक्रीज करते हैं तो हमें आउटपुट भी 30% बढ़ के मिलेगा। आउटपुट में भी जो इंक्रीज होगा वो 30% होगा। तो इसे हम कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल कहते हैं कि अगर लेबर और कैपिटल को हम डबल करेंगे तो आउटपुट भी डबल हो जाएगा। तीसरा है डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, जिसे हम DRS भी कहते हैं, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। डिक्रीजिंग के नाम से ही लग रहा है कि घटता हुआ रिटर्न आएगा। तो ये कब होता है? जब आउटपुट में जो इंक्रीज है वो जब हम इनपुट जितना बढ़ाते हैं उससे कम इंक्रीज होता है आउटपुट में। मतलब कहने का है कि अगर हम 20% लेबर एंड कैपिटल बढ़ाते हैं तो जो हमें आउटपुट मिलता है वो 15% मिलता है या 10% मिलता है, तो इसे हम डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल कहते हैं। इसे दूसरे शब्दों में हम इंक्रीजिंग कॉस्ट भी कह सकते हैं, इंक्रीजिंग कॉस्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि हम ज्यादा कॉस्ट लगा रहे हैं, 20% कॉस्ट ज्यादा लगा रहे हैं और हमें रिटर्न 15 या 10% मिल रहा है। तो ये कहता है कि ये क्यों होता है, इसका कारण है डिसइकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल। इसको हम डिस्कस करते हैं, डिसइकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। अब क्या होता है कि क्यों होता है डिसइकोनॉमीज, क्या होता है? तो पहला तो सबसे बड़ी बात है कि पहला कारण इसका है कि एंटरप्रेन्योर जो है वो एक फिक्स्ड फैक्टर है, जो कि जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता जाता है उसका काम बढ़ता जाता है, फिर वो उससे मैनेज नहीं हो पाता है, तो वो अनमैनेजेबल हो जाता है, इससे भी डिक्रीजिंग रिटर्न होता है। तो पहला कारण है कि एंटरप्रेन्योर इज ए फिक्स्ड फैक्टर और उसके कैपेसिटी से ज्यादा काम जब हो जाता है तो वो मिसमैनेजमेंट हो जाता है और उसकी वजह से वो रिटर्न कम आने लगता है। फिर मैनेजमेंट प्रॉब्लम में क्या होता है कि बड़े बड़े फर्म्स जो होते हैं वहां पर ट्रेड यूनियंस बन जाते हैं और ट्रेड यूनियन और मैनेजमेंट में फिर प्रॉब्लम होने लगता है, वेज रिवीजन और सोशल सिक्योरिटी, बहुत सारे फैसिलिटीज की मांग होने लगती है जिसे प्रोवाइड करने में उनका रिटर्न कम हो जाता है। फिर क्या है कि जो रिसोर्सेज उनके पास है, जो मशीन है, वेयर एंड टेयर ऑफ मशीन्स, क्या होता है कि जितना मशीन है
वो काम करते करते टोटली एग्जॉस्ट हो जाता है, बहुत उसमें फिर रिपेयर की जरूरत होती है, तो वो खर्च होता है, फिर नए मशीन की जरूरत होती है उन लाने की, तो वो सारे खर्च जो होते हैं वो डिक्रीजिंग रिटर्न को कॉज करते हैं। ठीक है, अगला है तो इसको हम एक मैप के द्वारा एक डायग्राम से देखते हैं कि उसमें दिखाया गया है, बहुत सिंपल सा डायग्राम है जिसमें ये ए बी सी और डी, ए से बी जो है वो हमें इंक्रीजिंग रिटर्न दिखा रहा है, ये बढ़ती, ये ऊपर की ओर जाता हुआ रेखा है, ये बढ़ा रहा है, ये यहाँ सेल ऑफ इनपुट, इनपुट यहाँ पर है और ये आउटपुट है, तो क्या दिख रहा है, ये बढ़ता हुआ दिख रहा है, और उसके बाद एक लेवल के बाद ये कांस्टेंट हो गया, फिर यहाँ से ये नीचे गिर रहा है, ये डिक्रीजिंग, तो ये इंक्रीजिंग, ये कांस्टेंट और ये डिक्रीजिंग रिटर्न का ग्राफ है। इससे हमें पता चल रहा है कि ए से बी इंक्रीजिंग है, बी टू सी कांस्टेंट है रिटर्न, और सी टू डी डिक्रीजिंग है, ये DRS, ये CRS और ये IR। ठीक है, तो ये फिगर में हम इससे क्लियर हो रहा है कि इंक्रीजिंग रिटर्न, डिक्रीजिंग रिटर्न एंड कांस्टेंट रिटर्न कैसे काम करता है। तो ये रीजन क्या है, हमने डिस्कशन किया डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल में सारा कुछ, कि डिसइकोनॉमीज की वजह से डिक्रीजिंग रिटर्न होता है। डिसइकोनॉमीज में क्या होता है कि इंटरनल डिसइकोनॉमी होता है और एक्सटर्नल, दो तरह का डिसइकोनॉमी होता है। पहला इंटरनल, इंटरनल में क्या हुआ कि एंटरप्रेन्योर की बात हमने की कि वो फिक्स फैक्टर वो मैनेज नहीं कर पाता है। एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज में होता है कि इंडस्ट्री के एक्सपेंशन से जो जो प्रॉब्लम होता है, लेबर यूनियन का डिमांड, सोशल सिक्योरिटी की मांग और भी सुविधाओं की मांग, ये सब देने में फर्म का कॉस्ट बढ़ता जाता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है और रिटर्न कम होता चला जाता है। तो ये हो गया रिटर्न टू स्केल। अब हम लोग अगले वीडियो में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ेंगे जो कि शॉर्ट रन में ऑपरेट होता है। थैंक यू।